हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज से हम जो है मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। एंड जैसा कि हमारी प्लानिंग है, हर हफ्ते 3 क्लासेस होंगी आपकी। इस हफ्ते बस गैप नहीं दिया मैंने क्लासेस में। बाद बाकी आपके हर वीक में मतलब ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट डेज क्लासेस होंगी, सो आराम से आप मैनेज भी कर पाओगे। एंड इस कोर्स को मैंने बहुत ही अलग डिजाइन किया है। अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने मॉडर्न फिजिक्स के पढ़ाए हैं ना, उनमें सबसे डिफरेंट तरीके से अभी तक इसको डिजाइन किया गया है। मैंने पढ़ाने के बाद मैं हमेशा रियलाइज करता था कि बच्चों के साथ ना कहीं प्रॉब्लम जो आती है वो उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आती है, जिनको वो जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर ना, या जो ड्रॉपर वाले होंगे उन्होंने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, जो 12th वाले होंगे उन्होंने इस बार पढ़ ही लिया होगा, है ना। फुल कोर्स है, ये पूरा कोर्स है, मतलब लाइक मॉडर्न प्लस न्यूक्लियर फिजिक्स पूरा का पूरा है, ठीक है। भूल गए हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ना, फिर तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सही रहेगा ये कोर्स। जब इस कोर्स को जब मैं डिजाइन कर रहा था ना, इस कोर्स को जब मैं डिजाइन कर रहा था, तो लाइक मेरे दिमाग में एक ही चीज थी। मॉडर्न फिजिक्स तुम्हें पता है, जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर डेफिनेटली 2 क्वेश्चन फ्रॉम इन जेई मेन एंड जेई एडवांस का, तो तुम्हें पता है कि इसमें कभी भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। कभी भी कुछ भी इससे पूछा जा सकता है, 3 भी पूछे जा सकते हैं, 4 भी पूछे जा सकते हैं। सो मतलब जेई एडवांस और जेई मेन दोनों के लिए अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है, तो इसी वजह से मैंने इसको दोबारा दोबारा इसको लॉन्च किया है, जिससे कि आप जो है जस्ट बिफोर द एग्जाम आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कोर्स को थोड़ा सा मैंने बेसिक टू एडवांस डिजाइन किया है इसको ना, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। मतलब यही नहीं कि मैं तुम्हें सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स ही नहीं पढ़ाऊंगा। अगर यहाँ पे ईएम वेव का कॉन्सेप्ट लग रहा है तो आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो। मतलब अगर कोई मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाता है, यू मस्ट बी एबल टू आंसर दैट आल्सो। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का अगर कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है तो वी विल मिक्स दैट आल्सो। अगर कोई कोई भी मतलब मुझे जैसे जैसे लगता जाएगा कि इस में ये वैरायटी के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, मतलब दिस इज नॉट अ मॉडर्न फिजिक्स कोर्स, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ होल फिजिक्स इन मॉडर्न फिजिक्स, कोर्स ऑन एप्लीकेशन ऑफ कंप्लीट फिजिक्स इन मॉडर्न फिजिक्स। मतलब डिजाइन ऐसे किया है, एंड पहली बार ट्राई कर रहा हूं मैं इस तरीके से इसको पढ़ाने का, मतलब लाइक इस तरीके से जाने का। मतलब लाइक आपको तो फायदा ही होना है, ठीक है। आपको तो फायदा ही होना है, आपको तो एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलनी है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों, ऑलरेडी हम 3-4 मिनट लेट है, ठीक है। बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा ना, मल्टी कॉन्सेप्ट्स का भी, मतलब और भी चैप्टर्स का इसके साथ साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। बच्चों सबसे पहले जैसे कि ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि हम इस टॉपिक तक शायद ही आज पहुंच पाएंगे, ठीक है। पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। फोटो मतलब ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला, ये होता है बच्चों लाइट, और इलेक्ट्रिक तुम्हें पता है इज अबाउट चार्ज। बेसिकली लाइट और चार्ज का कुछ ना कुछ हम पढ़ने वाले, लाइट और चार्ज के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तुम लोगों को पता है थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक का, ऑब्वियस सी बात है, बेसिक डेफिनेशन तो तुम्हें पता ही है। जब आप लाइट इंसिडेंट कराते हो एक मेटल सरफेस पे, तो बच्चों वहां से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक सुइटेबल वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट कराओगे तो यहाँ से मेटल से क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर वो वेवलेंथ वगैरह या फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस रेडिएशन आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन अगर आपने मतलब एक सुइटेबल फ्रीक्वेंसी ली है तो। मतलब हम वी आर गोइंग टू टॉक अ लॉट अबाउट लाइट। पहले बच्चों में इस लाइट को ही समझ लेते हैं, ठीक है। लाइट के बारे में हमें बच्चों बात करनी है, तो इस टॉपिक में सारी की सारी कहानी बच्चों लाइट के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। चाहे तुम
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात कर लेना, चाहे तुम फिजिक्स ऑफ एटम में बात कर लेना। फिजिक्स ऑफ एटम में भी जो वो एनर्जी जो निकलती है ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, वो रेडिएशन, दैट इज आल्सो लाइट। चाहे तुम एक्सरेज में बात कर लेना, ठीक है, एक्सरेज आर आल्सो पार्ट ऑफ लाइट। न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाना फिर तुम, वहां पे भी हम बात कर रहे होते हैं गामा रेडिएशन या उनके बारे में, तो मतलब बात तो वहां भी हो रही होती है। सो मतलब मॉडर्न फिजिक्स, मतलब अगर तुम देखो ना इसको पूरे टॉपिक को, ठीक है, कुछ टॉपिक अलग हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स वाले कुछ अलग हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह अलग हैं, लेकिन इट इज ऑल अबाउट लाइट। सो हम लाइट के बारे में बच्चों बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग भी हम बच्चों लाइट से ही करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लाइट से ही करेंगे कि व्हाट इज लाइट। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं जाने वाला, लेकिन अपन जो है लाइट के बारे में जो जो चीजें हमें डेफिनेटली पता होनी चाहिए उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों ये लाइट जो होती है ना, लाइट लाइट हैज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट का क्या होता है बच्चों? लाइट हैज वेव एज वेल एज, लाइट हैज वेव एज वेल एज, लिखते जाना सारी चीजें ना, एज वेल एज पार्टिकल नेचर। लाइट का क्या होता है बच्चों? डॉल नेचर होता है, ठीक है, ड्यूल नेचर बोलते हैं उसको। और ये बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ही माना गया था। सो फोटो इलेक्ट्रिक जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में भी बात कर लेंगे। सो नेचर जो होता है ना लाइट को अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो लाइट को हम कई बार हम पार्टिकल की तरह देखेंगे, और कई बार बच्चों हम लाइट को किसकी तरह देखेंगे? वेव की तरह देखेंगे। पार्टिकल नेचर से आप एक्सप्लेन करते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। पार्टिकल नेचर से आप किसको एक्सप्लेन करते हो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो यू विल हैव टू कंसिडर लाइट पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट पार्टिकल आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। और बहुत सारे ऐसे फिनोमेना होते हैं जो वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं। जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे ना बच्चों, वेव ऑप्टिक्स, अभी जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रही है आपकी मॉडल, उसमें वेव ऑप्टिक्स, जब वेव ऑप्टिक्स में जाओगे तो वहां पे 3 ऐसे फिनोमेना है जिनको आप पार्टिकल नेचर कंसीडर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये या तो आप कहिए कि हमारी हमारी मतलब लाइक हमारी लिमिटेशन है कि हम वेव नेचर को होने का सपोर्ट करते हैं। सो हमने क्या कर लिया कि हमने कहा कि देखो भाई, लाइट को अपने हिसाब से कब पार्टिकल नेचर बिहेव कब पार्टिकल की तरह बिहेव करना है, कब आप लाइट को वेव की तरह बिहेव करना है, ये हम डिसाइड नहीं करते, लाइट खुद ही डिसाइड करती है। सो लाइट का दोनों तरीके का नेचर होता है, वो कई बार पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही होती है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर रही होती है। सो कुछ ऐसे फिनोमेना है जिनको आप वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हो, जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ये प्योरली वेव फिनोमेना है, ठीक है। आप इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पार्टिकल नेचर कंसीडर करके नहीं कर सकते एक्सप्लेन। डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन जो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आप इसको वेव नेचर कंसीडर करके एक्सप्लेन नहीं कर सकते। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन जिसमें इसको ट्रांसवर्स वेव कंसीडर करके अपन जो एक्सप्लेन करते हैं इसको ना पोलराइजेशन। सो ये ऐसे फिनोमेनाज है, ये ऐसे फिनोमेनाज है बच्चों जो क्या किस चीज को सपोर्ट करते हैं? लाइट के वेव नेचर को। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है। वैसे तो और भी बहुत सारे फिनोमेना थे जो स्टार्टिंग में न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया था लाइट का, मतलब वही पार्टिकल नेचर कंसीडर करके रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड कलर ऑफ द लाइट एक्सप्लेन कर दिया था न्यूटन ने, ठीक है। लेकिन न्यूटन ने कुछ जो अजम्पशन लिए थे वो बाद में गलत प्रूव हो गए। न्यूटन ने कहा था कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में, मतलब एयर के कंपेरेटिव ज्यादा स्पीड से चलती है, तो उसने रिफ्रैक्शन वगैरह को एक्सप्लेन किया था। वो चीजें बाद में जाके गलत प्रूव हो गई कि लाइट जो है डेंसर मीडियम में स्लो हो जाती है, ठीक है। सो ऐसी कुछ चीजें थी, तो उसको मॉडल को मतलब लाइक बाद में 150 साल तक उसको करीब फॉलो किया गया था। 1805 1800 के करीब जब उसको स्क्रैप कर दिया गया, जब जब ये वाले फिनोमेनाज ऑब्जर्व हो गए, जो कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। 19वीं सदी में, मतलब 19th सेंचुरी में ये ऑब्जर्वेशन मतलब लाइक इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की जब डिस्कवरी हो गई, तो उसके बाद हमने उस पार्ट कॉर्पस्कुलर मॉडल को
छोड़ दिया था। सो फिर लाइट का लोगों ने इन फिनोमिनास को जब एक्सप्लेन किया वेव नेचर से, तो लाइट का वेव नेचर कंसीडर किया जाने लगा। देन 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आने के बाद लोगों ने कहा कि लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट बी एक्सप्लेन विदाउट कंसिडरिंग पार्टिकल नेचर, और ये एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते वेव नेचर कंसिडर किए बिना। तो ये डॉल नेचर वाली बात लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि लाइट का जो है डॉल नेचर होता है, लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये छोटी सी बात होगी बच्चों यहां तक ना। तो लाइट को अगर वेव नेचर के बारे में बात करें तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करेंगे। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड it can be represented in terms of variation in electric, in terms of propagation of, in terms of propagation of variation of electric and magnetic field। यही कंसीडर करते थे अपन जो है ईएम वेव में। ठीक है, आप जो है लाइट को क्या कंसीडर कर सकते हो, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में प्रोपोगेट करती है। आप इसको इक्वेशन बना सकते हो, इक्वेशन टू रिप्रेजेंट ईएम वेव या लाइट। और वो इक्वेशन बच्चों कैसी होती है हमारी, मतलब जब अपन जो है इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अपन ऐसे करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की टर्म में। या बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। यहां पे बच्चों जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी। ये बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और बाद बाकी आपको के बारे में पता ही है। और सी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। लाइट के लिए ये वाला एक रिलेशन होल्ड करता है, एक ये रिलेशन होल्ड करता है। तो अगर आपको कभी भी ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, आप यहां से इस ओमेगा को पता करके ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई करके फ्रीक्वेंसी पता कर लेना। ठीक है, आप इसको देख के पता कर लोगे। अगर आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है बच्चों, तो आप इसकी इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी, आपको इंटेंसिटी आपने ईएम वेव में पढ़ी होगी। इंटेंसिटी जो होती है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला, एप्सिलॉन नॉट, हाँ भाई, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होता था। क्या होता था, डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। ठीक है, और अगर जैसे मेरी तरह अगर आप भी भूल जाते हो, तो वो वाला जो मैंने एक तरीका बताया था इसके लिए ना, आरएमएस पता करके, जैसे इसका आरएमएस लिखोगे तो, जैसे अगर मैं सिंपल सा यहाँ साइड में देखूं तो हाफ एप्सिलॉन नॉट, जैसे इसकी मतलब एनर्जी डेंसिटी लिखनी है मुझे, तो ई नॉट का स्क्वायर और एवरेज, एवरेज लिखना है, जैसे एनर्जी डेंसिटी ना, एवरेज एनर्जी डेंसिटी। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई नॉट स्क्वायर होता था, इसका स्क्वायर आ जाएगा आधा। ठीक है, ये होगी इसकी एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डबल कर दो, ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये आ जाएगी टोटल एनर्जी। ठीक है बच्चों, सो मैंने इसका डेरिवेशन और मतलब ये सारी चीजें मैंने ईएमएफ में करा रखी है आप लोगों को ना। सो बच्चों कई बार आपको अगर जरूरत पड़े तो यहाँ से आप डेरिवेशन कर लेना इसका। सो इंटेंसिटी आप, सो बच्चों अगर कभी भी आपको ये इक्वेशन दे रखी है, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले क्वेश्चंस में कई बार ये ईएमएफ का ये वाला कॉन्सेप्ट मिक्स कर रखा होता है। सो ये इक्वेशन दे रखी है बच्चों, टी का जो भी कोफिशिएंट हो उसको पकड़ के आप फ्रीक्वेंसी पता कर लेना, और फ्रीक्वेंसी से आगे की कहानी, एनर्जी वगैरह जो लिखते हैं ना अपन, आप आराम से लिख सकते हो। और कितनी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड ये कैरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। आप यहां से बच्चों इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं अपन ना। सो
आ गया? सो ये तो मैं ये थोड़ी सी कहानी है, समझ में आई। मैंने रिवीजन ही कराया है, मैंने भी कुछ अपनी तरफ से नया नहीं पढ़ाया है अभी तक ना। रिवीजन ये लाइट का, ये वेव नेचर वाला, तो ठीक है। चलो, अब दूसरा होता है बच्चों पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट। इसे बोलते हैं फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, या मतलब आप कह सकते हो वेव नेचर के बारे में हमने पता कर लिया कि वेव की तरह कंसीडर करेंगे तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट मतलब पार्टिकल नेचर जब हम कंसीडर करेंगे, तो पार्टिकल्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड, particles of light, particles of light are called as photons। तो जो लाइट के जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, उनको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। लाइट के पार्टिकल्स को हम फोटोन बोलते हैं। फोटोन बोले तो फोटोन का मतलब क्या है? सो दिस इज डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी। दिस इज द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ एनर्जी, या आप इसको बोल सकते हो बच्चों पैकेट ऑफ एनर्जी, और आप इसको बोल सकते हो पैकेट ऑफ एनर्जी। सो मतलब लाइट को आप एनर्जी के पैकेट्स की टर्म में कंसीडर करोगे। अगर किसी ने बोला ना कि यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे करके ना, तो आप कंसीडर करोगे एनर्जी के पैकेट इंसिडेंट हो रहे हैं, और हर एक पैकेट को बोलते हैं अपन फोटोन। हर एक पैकेट को क्या बोलते हैं अपन, जो है फोटोन। सो लाइट को हम जो है कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में कंसीडर न करके बहुत सारे पैकेट्स की फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे, और हर एक पैकेट को हम फोटोन कंसीडर करेंगे। फोटोन की कुछ खास बात होती है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन इज 0। बच्चों इसका कोई रेस्ट मास नहीं होता, और ना ही इस पर कोई चार्ज होता है, ठीक है। फोटोन इज 0। एनर्जी ऑफ फोटोन, एक पैकेट में जो एनर्जी होती है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू, और एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा के बराबर होती है बच्चों। एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू। सो अगर आपको ऐसी कोई इक्वेशन दे रखी है, तो आपको बस इस ओमेगा को पकड़ना है, ओमेगा से न्यू पता कर लेना है, आप इस वेव के फोटॉन्स की एनर्जी पता कर पाओगे, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन, फोटोन के पास बच्चों लीनियर मोमेंटम भी होता है। लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई सी और एच डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाई सी और एच डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है भाई। लीनियर मोमेंटम समझ में आया आप लोगों को? लीनियर मोमेंटम, रेस्ट मास छोड़ो तुम, ठीक है। यहां तो समझ में आया। सिंपली अगर जो बताता हूं इसको ना, एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर बाद ना। चलो, ये लीनियर मोमेंटम समझ में आया बच्चों? यहां तक लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन ई डिवाइडेड बाई सी के बराबर होता है, या फिर एच अपॉन लैम्डा के बराबर होता है, ठीक है। सो ये फोटोन की बच्चों प्रॉपर्टीज हो गई। यहां पे कुछ चीजें आपको याद रखनी है बच्चों। एच की वैल्यू, एच को बोलते हैं अपन प्लैंक्स कांस्टेंट, इसे बोलते हैं अपन प्लैंक्स कांस्टेंट। और एच की वैल्यू होती है बच्चों 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एसआई यूनिट्स में। और एक वैल्यू होती है बच्चों 4.135 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। मतलब इससे आप इसको भी कन्वर्ट, इससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। एक चीज और याद रखनी है बच्चों, एचसी की वैल्यू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सो ये वैल्यूज आपको एच की वैल्यू याद रखनी है और एचसी की वैल्यू याद रखनी है। बहुत काम आएगी बच्चों ना ये वाली वैल्यू, ये वाली बहुत काम आने वाली है, ठीक है। सो ये छोटी छोटी बातें हो गई अपनी। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? लाइट का वेव नेचर, पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर होगा तो अपन उसको ईएम वेव, मतलब लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन, प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन की टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और ये इस टाइप की इक्वेशन मिलेंगी। उनसे आप जो है फोटोन, अगर आप फोटोन थ्योरी कंसीडर करके चल रहे हो, तो फोटोन का एनर्जी वगैरह, फोटोन का मोमेंटम वगैरह आप यहाँ से इजिली
पता कर सकते हो। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहां पे। क्वेश्चन नंबर 1, the electric field associated with a monochromatic light, the electric field associated with the electric field associated with लिख लिया? So the electric field associated with a monochromatic light, with a monochromatic light is given by equation, is given by equation E is equal to 30 volt per meter into sin 2 into 10 raised to the power 14 pi t minus का kx, then find the number 1 energy of photon, number 2 intensity of light, और नंबर 3 बच्चों लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोटॉन्स, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटॉन्स। बिल्कुल बेसिक से चल रहा है पर ठीक है। अपन हर एक चीज पढ़ने वाले हैं इस कोर्स में ना, मैंने पहले बोला था हर एक चीज। बताइए भाई, मोनोक्रोमेटिक और पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ रेडिएशन, जिस लाइट की ओनली एक ही वेवलेंथ प्रेजेंट हो, मतलब ना डिफरेंट, जैसे नॉर्मली जो व्हाइट लाइट होती है वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, उसमें मल्टीपल वेवलेंथ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये सिंगल वेवलेंथ की लाइट है। डन भाई, सारे के सारे हो गए। सो हमें यहां से देख के बच्चों ये पता है कि हमें ओमेगा देख पा रहे हैं हम। ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 के बराबर दे रखा है। हमें पता है कि ओमेगा डिवाइडेड बाई 2 पाई कर दूं तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 14 आ गया होगा आपके पास ना। आपने यहां से एनर्जी ऑफ फोटोन लिख दिया होगा, एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। अब ध्यान से सुनना है, एच न्यू, मतलब एच डिवाइडेड बाई लैम्डा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें लैम्डा वगैरह के बारे में कुछ नहीं दे रखा। एच इंटू न्यू। सो एच की वैल्यू अभी अपन ने यहाँ पे पीछे मैंने बताई है तुम्हें 6.63 करके लिख सकते हैं अपन, जो है 6.63 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 34 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14। ये जो एनर्जी आएगी ना बच्चों, ये जूल में आएगी, ठीक है। ये एनर्जी जूल में आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब इसकी एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी कंसीडर करेंगे। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला ये वाला डेटा भी हमें याद रखने की जरूरत है क्या? ये वाला 4.135 इंटू 10 रेज़ टू द पावर। आप चाहो तो बच्चों इसको एनर्जी को एक तरीका और है, जैसे अपन को लिखना था एच न्यू, आप एक काम किया करो एच सी इंटू न्यू डिवाइडेड बाई सी कर लो, ये थोड़ा आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये एंगस्ट्रॉम को ध्यान रखना है, इस एंगस्ट्रॉम को 10 रेज़ टू द पावर -10 लिख देना। सी आ जाएगा 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 के बराबर, और ये हो जाएगा बच्चों 10 रेज़ टू द पावर 14 के बराबर, ठीक है। 10 रेज़ टू द पावर 14 के बराबर हो गया। सो बच्चों इतनी एनर्जी तुम्हारे पास आ रही होगी। सो इससे 4 बचेगा,
ये 4 बचेगा और यहां पे पॉइंट आ जाएगा और मेरे ख्याल से 0.41 कितना 133 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगी। सो बच्चों ये ट्रिक्स हैं छोटी छोटी ना। अब अगर तुम्हें कोई ऐसा जरूरी नहीं कि ये वाली वैल्यू भी एग्जैक्टली याद हो, नहीं ये नहीं भी याद है ना, तब भी मैं तो इस वाले से सी से मल्टीप्लाई कर कर आके क्वेश्चन को अपन जो है सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, आप इसको चाहो तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पता करने के लिए अगर आप देखो, अच्छा देखो बच्चों, तुम इसका मतलब समझते हो, जैसे आपने ये जूल में एनर्जी आई हमारे पास ना, इधर जो आई थी, जैसे आपने बोला कि एक्स जूल, तो बच्चों अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई ई, बस ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई कर दो। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपने आप में एक चार्ज ई से मल्टीप्लाई हो रखा होता है ये ना, ये अब ये इतनी जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगी, समझ गए। सो ये बच्चों हमारे पास इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी के लिए किसके पास जाना है बच्चों, अपन को इसके पास जाना है। मैंने अभी बताया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उस इक्वेशन को देख के आपको इंटेंसिटी लिखनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगी, इंटू सी, ये होगी बच्चों इंटेंसिटी। सो एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.8 इंटू 10⁻⁻12 के करीब होता है। एप्सिलॉन नॉट मतलब 30 इंटू 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 10⁻8। सो ये सारी यूनिट जो मैंने रखी है ना बच्चों, ये ऐसा यूनिट है ये, तो जो इंटेंसिटी आएगी ना यहां से वो हमारी ऐसा यूनिट्स में आएगी। सो ये कुछ हो जाएगा 4.4 के करीब, और बाद बाकी 36, 3 इंटू 10⁻8, 9, 10 माइनस का 2, 18, 27 और एक 28, 9 और 2 11। सो एक पॉइंट तो यहां पे था ही, ये इतने वॉट पर मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास इंटेंसिटी। ठीक है भाई, इतनी इंटेंसिटी आ गई हमारे पास। सो हमें, अब ये तो बोलोगे सर इंटेंसिटी यहाँ पे कैलकुलेट कराने की जरूरत थी, अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें इंटेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। लीनियर मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा करके पता कर लोगे, या एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई सी कर दोगे। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाई सी के बराबर। सो P इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन अपन पता कर चुके, डिवाइड कर देना बस आपको C से, दोबारा सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। सो एक तो बच्चों तुम्हें इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। फोटोन से मैं तुम्हें इतना परिचित करा देना चाहता हूं, लाइट वेव को देखते ही तुम्हें सब कुछ क्लियर दिखने लगे, हाँ भाई ये आ रहा है। सो ऐसे इतनी इतनी एनर्जी के पैकेट आ रहे होंगे पर यूनिट, मतलब इतनी एनर्जी के पैकेट आ रहे होंगे आपके पास ना, ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो गई, ऐसे इन पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी आ रही होगी। अब तुम्हें पता है ये क्या है बच्चों, ये चीज क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, 1.188 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही होता है ना इसका मतलब अगर आप एक यूनिट एरिया ले रहे हो ना, यूनिट एरिया, उसमें जो लाइट आ रही है वो पर सेकंड 1.188 जूल आ रही है। ठीक है, अभी इसमें इंटेंसिटी के बारे में हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इंटेंसिटी के बारे में क्या क्या चीजें आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। वेव में फोटोन कैसे, वो तो पार्टिकल नेचर है ना यार। देखो तुम पता है तुम ज्यादा पीएचडी करने की कोशिश कर रहे हो, द थिंग इज कि यहाँ पे मुझे तुम्हें पीएचडी नहीं करानी, बहुत सारी ऐसी चीजें विच आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। जब मैं बता चुका हूँ कि लाइट जो है वेव की भी तरह बिहेव कर सकती है पार्टिकल की, लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा डबल बिहेवियर कैसे शो कर रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लाइक आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट। सो सिंपल सी बात है कि कुछ फिनोमेना जो ऑब्जर्व किए गए वो पार्टिकल नेचर कंसीडर करके एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। अगर आप पार्टिकल नेचर कंसीडर नहीं करोगे आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ फिनोमेना, और उन पार्टिकल्स की जो एनर्जी आई उसको जब वेव नेचर कंसीडर किया गया था, तो वेव नेचर जो कंसीडर किया गया था और पार्टिकल की जो एनर्जी आई, तो ये जो प्लैंक कांस्टेंट वगैरह जो इंट्रोड्यूस किए गए उसको रिलेट किया गया
कि वेव नेचर कंसीडर करते तो फ्रीक्वेंसी ये होगी, पार्टिकल नेचर कंसीडर करता हूं तो एक पार्टिकल की एनर्जी और इसकी फ्रीक्वेंसी को रिलेट किया गया, जब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया गया तो इन पार्टिकल्स की एनर्जी चेंज हुई, उनको रिलेट किया गया। तो समझ रहे हो, ये समझ में आ रहा है? मतलब ये थोड़ा सा वो कॉमन डाउट है जो हर बार बच्चे पूछते हैं हर बार मतलब लाइक, तो मुझे पता है कि लगता है कि कहीं ना कहीं ये डाउट देखे हुए होते हैं। ठीक है, समझ गया? सो हाँ, तो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? सो मतलब लाइट के बारे में जो चीजें हैं वो लोगों को क्लियर नहीं लगे, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, फिजिक्स में हम लोग बच्चों यही कर रहे होते हैं, हम नेचर के लॉज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन लॉज को फिर अपन अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जब लाइट से हमने दो डिफरेंट तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, एक को पार्टिकल नेचर कंसिडर करके, दूसरे को लाइट नेचर कंसिडर करके। तो जब लोगों ने फिर इनका कुछ बीच का रास्ता निकाल दिया, फिर उन्होंने कहा कि चलो पार्टिकल भी मान सकते हैं, वेव भी मान सकते हैं। जब पार्टिकल है तो पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, जब उस एनर्जी को देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो वो एनर्जी जो आई वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट हो रही थी, वहां पे एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ रही थी हमें फ्रीक्वेंसी में मल्टीप्लाई करने के लिए, समझ रहे हो? तो वो फ्रीक्वेंसी को आपने जैसे कांस्टेंट से एच से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एनर्जी आने लग गई। अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो इन फोटॉन्स की एनर्जी भी चेंज हो रही है। तो मतलब ये है कि एनर्जी, फोटोन को, जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी को आप वेव नेचर वाली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट कर पाए। अब आया समझ में तेरे को? ठीक है। सो बेसिकली सारे ऑब्जर्वेशन थे और उन्हीं से लोग जब रिलेट कर पाते कि हाँ यार ये चीज हर जगह वैलिड हो रही है, फिर उसको अपन फॉर्मूला बना देते हैं। सो जब तू पार्टिकल नेचर कंसीडर कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे अभी हम उसको, फिर बाद में तेरे को पता है कि पार्टिकल का भी वेव नेचर होता है, बाद में मैटर वेव वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो द थिंग इज के ये इंटर रिलेटेड है, उसकी पार्टिकल की वेवलेंथ होती है, तो सब मिक्स हो रखा है ये ना, सारा मिक्स हो रखा है। जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ रहे होंगे तो हम बिल्कुल पार्टिकल नेचर पे फोकस करेंगे ओनली, बिल्कुल सिंपल सा रखेंगे अपनी चीजों को ना। चलो यहां तक हो गया बच्चों, यहां तक हो गया वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। अब आते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसा आपको देखने को मिल सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड the magnetic field associated with the magnetic field associated a light wave with a light wave is given as b equal to b naught sine omega 1 t sine omega 2 t. Then find the energies of photons of then find the energies of the photons. बताइए भाई, अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी हो व्हाट विल यू डू? ये जेई मेन वगैरह में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, आ जाएगा ना यहाँ से तुम्हारा। सो यहाँ से आपके पास b दे रखा है तो b को आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करोगे, b नॉट साइन ओमेगा 1 इंटू टी साइन ओमेगा 2 इंटू टी, और यहां से b नॉट डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 साइन वाला चला जाएगा। सो कॉस ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2 इंटू टी प्लस का माइनस का कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2
इंटू टी, ऐसा करके आ जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी जो होता है वो 2 साइन ए साइन बी के बराबर होता है। तो हमारे पास बच्चों ये आ जाएगा। सो ये बेसिकली ये बाइक्रोमेटिक रेडिएशन है, इसमें दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन है ये, ठीक है। एक फ्रीक्वेंसी बच्चों ये होगी और एक ये वाली होगी। सो एक एनर्जी जो होगी फोटॉन्स की वो h इंटू न्यू, तो h ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होगी। और दूसरे फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी बच्चों वो h ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 पाई के बराबर होगी, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों दो अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स होंगे इस रेडिएशन में, और इन दोनों अलग अलग एनर्जी के फोटॉन्स में ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बच्चों? कौन से फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होगी? इन वाले फोटॉन्स की। सो इस वाले की एनर्जी ज्यादा होगी। सो यहाँ दो अलग अलग एनर्जी के, एक कम और एक ज्यादा एनर्जी के फोटोन यहाँ पे इंसिडेंट ऐसे करके हो रहे होंगे। समझ गए भाई यहां तक? तो ऐसा कभी क्वेश्चन दिया जाए, सो क्या आप जो है कभी भी ऐसा अगर आपको दिया जाता है इक्वेशन टाइप से, विल यू बी एबल टू सॉल्व इट फॉर फोटोन एनर्जी इंटेंसिटी? ठीक है, कर लोगे यहां तक? चलो, सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में और अभी अभी तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एंट्री भी नहीं ले रहे, अभी तो हम जस्ट अपने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बच्चों कई बार फोटो इलेक्ट्रिक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सोर्स की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो हो रहा होगा। तो वहां पे कई बार पावर दे रखी होगी आपको सोर्स की ना, पावर ऑफ सोर्स। इसका क्या मतलब होता है पावर ऑफ द सोर्स? क्या होता है बच्चों पावर ऑफ द सोर्स? एनर्जी एमिटेड by the source पर सेकेंड, ठीक है। पर सेकेंड जो या पर यूनिट टाइम जो एनर्जी एमिट हो रही होती है दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सोर्स। कई बार बच्चों इंसिडेंट पावर दे रखी होती है, एक क्रॉस सेक्शन दे रखा होता है और बोला होता है कि इस पे इंसिडेंट पावर पी नॉट दे दी। उसका क्या मतलब हुआ कि पर सेकेंड वहां पे पी नॉट के बराबर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। कोई एरिया दे दिया और आपको बोला इंसिडेंट पावर इज पी नॉट, तो उस पूरे एरिया में पी नॉट जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। इसकी बच्चों एसआई यूनिट जो होगी वो होगी हमारे पास वॉट के बराबर, वॉट में गिवन होगा, और इसको जूल पर सेकंड, ठीक है, ये एसआई यूनिट होगी। लेकिन अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेकंड की रेट से एनर्जी इंसिडेंट हो रही है। जैसे आपको किसी ने बोला 1 मिली वॉट इज द पावर, तो इसका मतलब हो गया 10⁻³ जूल पर सेकंड की रेट से ये एनर्जी एमिट कर रहा है। या फिर आपको किसी ने एक एरिया दिया बच्चों, आपको बोला कि रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा था इस एरिया में, और इंसिडेंट रेडिएशन की पावर आपको समझना, जब सोर्स होगा तो सोर्स की एमिटेड वाली पावर होगी, और यहां पे इंसिडेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ पावर आपको ऐसे दे रखा होगा, रेडिएशन ऑफ पावर पी नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी नॉट जूल पर सेकंड की रेट से एनर्जी इस पूरे एरिया में इंसिडेंट हो रही है। ये आया समझ में आप लोगों को? ये छोटे छोटे से कंफ्यूजन कभी कभी कि पावर तो सर सोर्स के लिए डिफाइन होती है, कई बार पावर इंसिडेंट के लिए भी डिफाइन होती है। कोई एरिया दे दिया उस पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है, ऐसे करके भी हम पावर को डिफाइन करते हैं। फिर होता है बच्चों नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second, number of photons emitted per second by the source of power, एक मिनट ना, by source of power P नॉट। डन। नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per second by source of power P नॉट।
हाँ भाई, इसको एन डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, एन डॉट पी से। एन डॉट पी का मतलब क्या है, डॉट क्यों लगा रहा हूं, पर सेकंड के लिए बच्चों, ठीक है ना। एन डॉट पी अगर मुझे लिखना है तो मैं ये लिखूंगा एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, एनर्जी एमिटेड पर सेकंड डिवाइडेड बाई, और वो कैसे एमिट हो रही है बच्चों, पैकेट्स की फॉर्म में। एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर पैकेट। अब अगर आप इसको एनर्जी ऑफ फोटोन से डिवाइड कर दो, एनर्जी ऑफ फोटोन से अगर बच्चों आप इसको डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड आ जाएंगे पर सेकंड। हाँ भाई, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड आ जाएंगे आपके पास। सो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई पावर पी नॉट डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। सो उस एनर्जी को जो पर सेकंड एमिट हो रही है उसको पैकेट्स में डिवाइड कर दो, यू गेट नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड। ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड आ जाएगा। सो जल्दी से लगे हाथों एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका, एक चुटकू सा। फाइंड दी नंबर ऑफ photons emitted by a source of 10 milliwatt in 1 minute। करो भाई जल्दी से इसको। एक मिनट ना, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 10 milliwatt, सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ 10 milliwatt। एक मिनट ना, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों। नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर। इन 1 minute। वैसे यहां पे लिखना चाहिए ना इसको, यहां पे इसको ना 10 milliwatt एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। ठीक है, यहां ना लिख के यहां पे लिखो बच्चों, ठीक है, इसको उड़ा देते हैं इसको। चलो करो भाई। फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय अ सोर्स ऑफ 10 milliwatt एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इन 1 minute। डन। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें पता है कि दो तरीके हैं इसको करने के। नंबर ऑफ फोटोन आपको पर डॉट पर मतलब पर सेकंड पता कर लो, दैट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन आ जाएंगे। अब डॉट हट गया ऊपर से, ठीक है। सो 10 मिलीवॉट, 10 इंटू 10⁻³ अब ये बच्चों यहां पे जूल पर सेकंड में,
1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन एससी डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो 6 इंटू 10⁻⁻² का 2 डिवाइडेड बाई एससी आएगा 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। नीचे हमें इसको एंगस्ट्रॉम में पुट करना है, तभी ये एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट जाएगा। so, ये बच्चे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर ले जाओ इसको। तो 6 इंटू 10⁻⁻² इंटू 40 डिवाइडेड बाई 124, ये -1 बचा, ये ऐसा बचा। तो करीब करीब यहां से कुछ एक और गलती कर रखी है ना मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली ना, ये वाली ई वाली 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁹ ठीक है। सो हमारे पास आ जाएंगे बच्चों नंबर ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻18 1.6 इंटू 31 हो जाएगा सॉल्व यहां से आगे, ठीक है। सो वी गेट 53 इंटू 10⁻⁻14 आ रहा है, -1 आएगा ना, ये एक ही जीरो तो है यहाँ पे, सही तो गया है। 6 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 31 इंटू -1 था ना, नीचे से इसको ऊपर ले गया ना मैं 19 को, 10⁻⁻19 को 16 सेकंड से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा। पर सेकंड अगर आप पता कर लेते हो, पर सेकंड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे ना आप, ठीक है, पर सेकंड को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे। अगर एक अप्रोक्स आंसर देना चाहूं तो ये 5 के करीब कटेगा यहाँ पे, 6 5 30, और पॉइंट आ जाएगा 5.1 के करीब आ रहा होगा। NP इक्वल टू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 8 के करीब आ रहा होगा। अगर तुम्हारे कोई एक ऐसा ऑप्शन दिखाई दे 100 डिवाइडेड बाई 8 12.5 इंटू 10⁻16 टाइप का, इसके क्लोज वाला जो भी हो, ध्यान रखना उसमें अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है तुम्हें। तुमने ये वैसे तो 5.1 के करीब था, 5.1 और 5.2 के करीब, मतलब तुमने यहां नीचे वाली चीज को छोटा माना है, 5.1 न मान के 5 लिया है, तो ये चीज छोटी मानी है तुमने, छोटी मानी है, जबकि एक्चुअल में बड़ी होनी चाहिए थी। तो मतलब इससे छोटा वाला जो आंसर होगा ना, ठीक है, इससे थोड़ा सा कम जो होगा। तो अगर कोई क्लोज आ रखा हो, और एक तो जैसे एक एक ऑप्शन दे रखा हो 13 इंटू 10⁻16, एक दे रखा हो 10 इंटू 11 इंटू 10⁻16, ठीक है, तो मैं इस वाले ऑप्शन को टिक करूंगा। अगले ऑप्शन बहुत ज्यादा डेविएशन के साथ दे रखे हो, अगला दे रखा हो 4 इंटू 10⁻15 दे रखा हो, इधर कोई 15 इंटू 10⁻15 दे रखा हो, तो मैं इस वाले को टिक करके आ जाऊंगा, ठीक है। ये इनकी छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, समझ गए बच्चों। हाँ, फिर तो थोड़ा सा डेटा अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज तो ये करके ऐसे करके आ जाएगा। सो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, और ये सारी बातें यहां तक तुम लोगों को समझ में आ रही हैं, ठीक है। वैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मुझे इन सब चीजों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आई मस्ट अज्यूम कि तुम्हें ये ऑलरेडी आती होंगी, ठीक है। चलो अगला पार्ट है बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज इंटेंसिटी, क्योंकि इसके भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी होती है बच्चों एनर्जी इंसिडेंट, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है भाई। अब अभी तक जो पावर होती थी वो होती थी एनर्जी पर यूनिट टाइम, अब एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जो है वो कहलाती है बच्चों इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बच्चों हमेशा एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, ठीक है।
इंटेंसिटी कहां डिफाइन होती है? इंटेंसिटी इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, ठीक है, डिफाइंड एट अ पॉइंट, पॉइंट पे डिफाइन होती है बच्चों। जैसे अगर एक रेडिएशन है, ये रेडिएशन था, इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा था, तो यहां पे बच्चों इस जगह इंटेंसिटी अलग हो सकती है, यहां पे अलग हो सकती है, यहां पे अलग हो सकती है, यहां पे अलग हो सकती है, इंटेंसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे इस रेडिएशन के परपेंडिकुलर एक छोटा सा एरिया लोगे, डेल्टा ए, डेल्टा ए ले लिया आपने। सपोज करो इस एरिया में पर सेकंड जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो डी बाई डी टी के बराबर है। दिस इज एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड इन डेल्टा ए एरिया। ये जो डेल्टा ए एरिया लिया है ना बच्चों, इसमें पर सेकंड अगर इतनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो अब मैं इसे डिवाइड कर दूंगा डीई डिवाइडेड बाई डी टी, जो भी ये रेट दे रखा होगा मुझे, ये गिवन होगा, दैट डिवाइडेड बाई डेल्टा ए। बच्चों ये कहलाएगा मेरा यहाँ का इंटेंसिटी, इस जगह का इंटेंसिटी ये कहलाएगा। सो अगर आप डेल्टा ए एरिया अलग अलग जगहों पे भी लेते हो, मतलब यहाँ पे आपने डेल्टा ए सेम एरिया लिया, अगर ये वाली टर्म वहां पे भी सेम है, अगर आपने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया लिया मतलब सेम एरिया, अगर ये वाली चीज डी बाई डी टी, इस एरिया में भी पर सेकंड सेम एनर्जी आ रही है, तो यहाँ की इंटेंसिटी और यहाँ की इंटेंसिटी बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इन दोनों जगहों की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। सो अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी इंसिडेंट ऑन डेल्टा ए एरिया पर यूनिट टाइम, तो आप क्या लिख दोगे कि पर यूनिट टाइम इस डेल्टा एरिया में जो एनर्जी आ रही होगी वो आई डेल्टा ए के बराबर होगी बच्चों। एनर्जी इंसिडेंट ऑन पर यूनिट एरिया, मतलब ऑन डेल्टा ए एरिया पर यूनिट टाइम, वो आई इंटू ए के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस छोटे से एरिया के लिए मैं इंटेंसिटी यूनिफॉर्म मान सकता हूं, ठीक है। आई इंटू डेल्टा ए के बराबर हो जाएगी, आई डी ए के बराबर हो जाएगी बच्चों। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं किसी बड़े एरिया के लिए, बट हम उसको जनरलाइज कब करेंगे, जब हमें पूरे एरिया में इंटेंसिटी यूनिफॉर्म दे रखी हो। सो इफ इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म, इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर एरिया ए। सो सपोज करो आपको ऐसा एक, लिख लो जल्दी से, डन। सो अगर आपको किसी सामने वाले ने बोला कि ये एक एरिया है सामने रखा हुआ है परपेंडिकुलर, और यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेडिएशन आ रहा है, तो एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड कितनी होगी, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड बच्चों कितनी होगी। आप बोलोगे सर अगर मैं इस पे एक छोटा सा एरिया लूं ना डेल डी ए का, उसमें डी बाई डी टी आएगा हमारे पास, मतलब जो उसमें जो एनर्जी आ रही होगी, मतलब डीई बाई डी टी कर देते हैं, ठीक है, वो आ रही होगी बच्चों आई इंटू डी ए के बराबर। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड जो इस पूरे एरिया में आएगी, उसे मैं ई डॉट करके लिख देता हूं, ई डॉट आई इंटू ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी कैसे आ जाएगा करेगी बच्चों, आई इंटू ए के बराबर, अपन ऐसे करके लिख देंगे। सो बच्चों जब यूनिफॉर्म दे रखी हो ना तभी लिखेंगे, अदरवाइज अगर इंटेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं दे रखी है तो जो भी फंक्शन दे रखी होगी कुछ ना, कई बार ऐसे क्रॉस सेक्शन के केस में एनर्जी रेडियली वेरी कर रही हो सकती है, आर के साथ एक्सिस दे दी, आर के साथ वेरी कर रही है, तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फिर उसमें ना। सो एनर्जी पर सेकंड जो इस पे इंसिडेंट हो रही होगी इस एरिया में, ए एरिया में, वो आई इंटू ए के बराबर
होगी। तो ये तभी लगा सकते हैं इस फिनोमेना मतलब फॉर्मूले को, जब सामने वाला क्रॉस सेक्शन बच्चों ऐसे परपेंडिकुलर और आई यूनिफॉर्म रेडिएशन, आई मतलब यूनिफॉर्म इंटेंसिटी का रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा हो। ठीक है। अच्छा, अगला आएगा, कई बार बच्चों तुम लोगों को ऐसे केसेस दे रखे होंगे जिसमें क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर नहीं दे रखा होगा सरफेस ना, यूनिफॉर्म इंटेंसिटी तो दे रखी होगी, लेकिन आपको आई यूनिफॉर्म है, लेकिन आपको ऐसा क्रॉस सेक्शन दे दिया एट एन एंगल थीटा। अब एनर्जी इंसिडेंट कितनी हो जाएगी बच्चों? एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। तो अब बच्चों अपन इसका प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे। जो भी रेडिएशन इतने रीजन में आ रहा होगा ना, इतने रीजन में, इस रीजन में, वो रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा होगा, इसका एरिया का कॉस कंपोनेंट आई इंटू ए कॉस थीटा। सो क्या ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है? ई डॉट क्यों लगा रहा हूं बच्चों में ऊपर? डॉट होता है पर सेकंड के लिए, ठीक है, पर सेकंड के लिए। अब तो मुझे कोई पूछे कि नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट इस वाले केस में, एन डॉट, या आप बोलो इसको नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, फोटॉन्स पर सेकंड इंसिडेंट, वो कितना हो जाएगा बच्चों? नंबर ऑफ फोटोन अगर पूछे तो आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ वन फोटोन, आई इंटू ए डिवाइडेड बाई एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ऐसे करके आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा है। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर आपसे कोई पूछे, आप इजीली यहां से पता कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन यहां से आ जाएंगे। इंटेंसिटी, पावर, ये सब छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जा रहे हैं। इसमें आएगा एन डॉट पी, अगर आपसे पूछा है तो आई ए कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच न्यू और एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ठीक है बच्चों। हाँ, ई डॉट ये वही है, पावर है, मतलब इंसिडेंट पावर, दिस इज इंसिडेंट पावर ऑन दिस एरिया, पर सेकंड जो एनर्जी आ रही है दैट इज इंसिडेंट पावर। यहां तक क्लियर है? अब होता है बच्चों इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स। और ऐसा पॉइंट सोर्स जिसकी पावर पी नॉट दे रखी है। यहां पे एक पॉइंट सोर्स है बच्चों, पी नॉट पावर का, आपसे आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी पूछी है, यहां पे इंटेंसिटी कितनी होगी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यहां पे एनर्जी कितनी आ रही होगी? आप बोलोगे सर इसका जो एनर्जी निकल रहा होगा वो 3 डायमेंशन में निकलेगा। अगर मैं यहां पे ऐसा एक इमेजिनरी स्फीयर कंसीडर कर लूं, ठीक है, दिस इज इमेजिनरी स्फीयर, तो एक चीज समझ में आ रही है, यहां से जो एनर्जी निकल रही होगी, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया यहां पे आ रही होगी वही यहां पे आ रही होगी, वही यहां पे आ रही होगी बच्चों, यहां पे सब जगह बराबर होगी बच्चों। हाँ भाई, ये समझ गए तुम, इस पूरे एरिया में इंटेंसिटी क्या होगा? इन सारे पॉइंट्स पे इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होगा। क्लियरली हमें समझ में आ रहा है। और तुम्हें पता है कि जब इंटेंसिटी यूनिफॉर्म होता है तो आई इंटू एरिया करके किसके बराबर होता है? पावर इंसिडेंट के बराबर। और इसकी इंसिडेंट पावर कितनी होगी? जितनी रेट से ये एमिट कर रहा है उसी रेट से यहाँ पे इंसिडेंट हो रही होगी, कंटिन्यूसली ये एमिट करता जाएगा, कंटिन्यूसली यहाँ पे आती जाएगी। सो आई इंटू ए बच्चों पी नॉट के बराबर होगा, और यहां से आई आ जाएगा तुम्हारे पास पी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई r²। सो आई आ जाता है बच्चों 1/r² के बराबर। सो पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो इंटेंसिटी आ रही होगी ना,
वो 1/r² के बराबर आ रही होगी बच्चों। इंटेंसिटी 1/r² के प्रोपोर्शनल, सॉरी 1/r² के प्रोपोर्शनल आ रही होगी। सो ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। ठीक है बच्चों, इंटेंसिटी आ गई हमारे पास। अगर आपसे कोई पूछे फोटोन इंटेंसिटी, हाँ भाई, अगर आपसे कोई पूछे फोटोन इंटेंसिटी, तो फोटोन इंटेंसिटी क्या होगा? इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ फोटोन। अरे पर यूनिट एरिया पर सेकंड जो एनर्जी आ रही है उसको पैकेट्स में डिवाइड कर दो, तो आप बोल दोगे कि यहां पे पर यूनिट एरिया पर सेकंड इतने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। सो जो आई आया ना बच्चों, तो फोटोन इंटेंसिटी भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। फोटोन इंटेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो अगर आपने यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया लिया, डेल्टा ए, आर डिस्टेंस पे, यहां पे नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो आ रहे होंगे ना बच्चों, और अगर आपने 2r डिस्टेंस पे लिया, तो 2r डिस्टेंस वाले के 4 गुना फोटोन इस जगह पे इंसिडेंट हो रहे होंगे पर सेकंड। अगर आपने एक 2r डिस्टेंस पे लिया, 2r डिस्टेंस वाले के 4 गुना फोटोन पर सेकंड यहां पे इंसिडेंट हो रहे होंगे। फोटोन इंटेंसिटी का मतलब समझ में आया? और मेरे ख्याल से जिन्होंने थोड़े बहुत इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे तो उनको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं इनको क्यों पढ़ा रहा हूं। जिन्होंने पहले कर रखे होंगे ना क्वेश्चंस, उनको पता लग रहा होगा कि कई बार हम ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि सोर्स से यहाँ रखा है फिर इतनी दूर ले गए, तो बताइए क्या फर्क पड़ेगा। तो वो तुम्हें बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हमें पढ़ाई जा रही हैं। ओके, हाँ, तो ये पूरा क्लियर हो गया, इंटेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट, पावर वाला कॉन्सेप्ट। मैं नहीं चाहता कि तुम बेसिक्स के चक्कर में क्वेश्चन छोड़ के आओ क्लास, मतलब लाइक पेपर में ना, कि आपको बेसिक्स इसलिए नहीं पढ़ाए गए थे या आप उनको रिलेट नहीं कर पाए। सो ये क्लियर कट तुम्हें पता होना चाहिए कब प्रोजेक्टेड एरिया लेना है, कब ये करना है, सारी की सारी चीजें। अब आ जाते हैं बच्चों इस क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। फ्रॉम अ सोर्स ऑफ, फ्रॉम अ सोर्स ऑफ 16 milliwatt, the radiation of two different wavelengths (400 nanometer and 600 nanometer) is emitted with equal distribution of energy, with equal distribution of energy among, या between both, कभी कभी ग्रामेटिकली सही कर देता हूं मैं, both the wavelengths। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ photons emitted number 2, find the number of photons, find the number of photons incident on a small ball of, on a small ball of area
on a small ball of radius 1 mm capped at a distance 10 मीटर। बताइए भाई। So from a source of 16 milliwatt, the radiation of two different wavelength, 400 nanometer and 600 nanometer, is emitted with equal distribution of energy between both the wavelengths. Total number of photon emitted बता रहे हैं आपको. Find the number of photon incident on a small ball of radius 1 mm capped at a distance of 10 meters. क्या चीज बताइए, क्या चीज समझ में नहीं आ रही? Find the number of photon incident on a small ball of radius 1 mm capped at a distance of 10 meter. इसमें लिख लेना पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ, ठीक है, कैप्ट है, कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. तो वो तो नंबर है ना, फोटोन इंटेंसिटी मतलब नंबर आएगा वो, इतने मतलब पर सेकंड आएगा वो उसकी यूनिट ना. तो तूने इंटेंसिटी लिखा मतलब पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो फोटोन इंटेंसिटी जो मैंने बोली है दैट इज नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया. ठीक है, करें भाई, डिस्कस करें इस वाले क्वेश्चन को. सो यहां पे एक आपको पॉइंट सोर्स गिवन था और पहले तो पॉइंट सोर्स की पावर दे रखी है आपको पी नॉट इज इक्वल टू 16 मिलीवॉट. पावर दे रखी है और ये जो पावर है ना बच्चों, ये एनर्जी जो पर सेकंड एमिट हो रही है दो डिफरेंट वेवलेंथ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है. मतलब 8 into 10 raised to the power -3
जूल पर सेकंड के जो फोटोन एमिट हो रहे हैं वो 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के हैं, और सेम एनर्जी पर सेकंड एमिट हो रही है 600 नैनोमीटर वेवलेंथ वालों की। सो n2 डॉट जो आएगा दूसरे वालों फोटोन का नंबर, और n1 डॉट जो आएगा दैट इज sc डिवाइडेड बाई लैम्डा 1, और बच्चों ये sc डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो एमिट हो रहे होंगे ना, n डॉट टोटल पर सेकंड, वो n1 डॉट प्लस n2 डॉट आएगा पहले तो। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को? कितने फोटोन पर सेकंड आपके पास एमिट हो रहे होंगे इस सोर्स से। तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो अब तो मैं इसकी वैल्यूज वगैरह पुट करनी है, एससी की वैल्यू वगैरह पुट करोगे। जैसे n1 डॉट देखूं मैं 8 इंटू 10⁻³ वो जूल में दे रखा है, SC 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10⁻19 एंगस्ट्रॉम 4000। ठीक है, n2 डॉट 8 इंटू 10⁻³ 12400 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाई 6000। कर लोगे? यहां से यहां तक सॉल्व कर लोगे? ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पे बच्चों एक 1 mm रेडियस की एक बॉल रखी हुई है यहां पे। क्या तुम देख रहे हो 10 मीटर दूर है? क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि मैं अगर यहां पे फोटोन इंटेंसिटी पता कर लूं, क्या पता कर लूं? फोटोन इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया कितने फोटोन पहुंच रहे हैं। तो मुझे ये पता है कि जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ फोटोन आया ना पर सेकंड, ये कौन सा है? टोटल। दैट डिवाइडेड बाई, अगर मैं 4πr² कर दूं, आर कौन सा? 10 मीटर वाला, तो ये मेरे पास फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ जाएंगे। हाँ बच्चों, फोटॉन्स पर सेकंड पर यूनिट एरिया आ जाएंगे मेरे पास टोटल। मुझे पूछा क्या इन्होंने? फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन अ स्मॉल बॉल ऑफ द रेडियस ऑफ 1 मीटर। मतलब मुझे टाइम भी देना चाहिए था। इंसिडेंट ऑन स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस 1 mm कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन 1 मिनट। ये था क्वेश्चन ना, वो पता नहीं क्यों भूल गया मैं उसको लिखना। क्वेश्चन पूरा यही था। ऊपर वाले के चक्कर में भूल गया। ऊपर वाले में भी नहीं लिखा गया। तुम लोगों ने पूछा भी नहीं टाइम कितना। इसका भी 1 मिनट था। ठीक है, 1 मिनट। तुमने पर सेकंड फाइंड कर दिया हो, कोई नहीं। सो ये तुम्हें समझ में आया बच्चों? सो ये आया पर सेकंड जो किसी भी यूनिट एरिया में आ रहे होंगे। अब बच्चों ये जो बॉल है ना, ये वाली बॉल, तुम ये इस पे देख रहे हो क्योंकि 10 मीटर दूर है तो ऑलमोस्ट ऐसा रेडिएशन आ रहा होगा। तो हम इसका जब ये तो हमारे पास फोटोन इंटेंसिटी आ गई है एक तरीके से, फोटोन इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। अब मुझे इस पे आने वाले फोटोन बताने, तो मैं क्या करूंगा? इसका प्रोजेक्टेड एरिया लूंगा बच्चों। एक तरीके से कितनी जगह की लाइट को ब्लॉक कर रहा होगा, तो पाई आर इसको लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। सो बच्चों, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट ऑन बॉल at 10 meter distance in 1 minute is equal to total photon divided by 4 pi 10 का स्क्वायर इंटू पाई आर का स्क्वायर। आर था 10⁻³ पाई आर का स्क्वायर इंटू 60। दिस विल बी द आंसर। 1 मिनट में बच्चों जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन जो इस पे इंसिडेंट हुए होंगे ना, वो इतने होंगे। आप बोलोगे सर 2πr² क्यों नहीं लिया? एक कंफ्यूजन नहीं आ रहा तुम लोगों को यहाँ पे? सर 2πr² क्यों नहीं ले रहे हो आप, जबकि ये तो स्फेयर है? तो 2πr² क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि वो ब्लॉक जो कर रहा होगा वो πr² के बराबर ही कर रहा होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, हाँ। तो
ठीक है बच्चों, 1 घंटा 15 मिनट की क्लास ही रखा करेंगे, जैसा मैंने तुम्हें पहले ही प्रॉमिस किया था। तो अगली क्लास में अपन जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट कर देंगे, और ये सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग उस क्लास में कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो बस जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ाया है आज तो मैंने ना, सिर्फ मैंने बहुत सारे बच्चों को सफर करते हुए देखा था इसमें ना, मे बी आप लोगों के साथ सेम केस ना हो, लेकिन सो नंबर ऑफ फोटोन, इंटेंसिटी, ये कंफ्यूज, वो कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि चलो पहले तो इसी को दूर कर लेते हैं। रेस्ट मास जो आप पूछ रहे थे, दैट मास इज इनवेरिएंट मास, मतलब जो आप वेलोसिटी वगैरह जो जो नॉर्मली जो जैसे मास होता है ना, जैसे इसका मास, पेन का मास, दीज मास, लेकिन तुमने देखा होगा कि एक डायनामिक मास होता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जाके अपन उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब वेलोसिटी आने लगती है, वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो मास वेरी करना चालू कर देता है, उसे बोलते हैं डायनामिक मास। आप एससी वर्मा में जाके देख सकते हैं, वहां पर डायनामिक मास और एक रेस्ट मास। तो वेलोसिटी के साथ जो वेरी करता है, जो वेरिएशन आता है, दैट वेरिएबल मास इज द डायनामिक मास। और जो नॉर्मली जो जो उसका किसी भी बॉडी का अगर आप उसे रेस्ट पर रखे हुए हो, तो उसका जो मास होता है, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट मास। सो जनरली जो बॉडीज होती हैं जिन्हें हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, दे मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ द लाइट, या दे मूव एट a स्पीड ऑफ वेरी वेरी स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। सो उनका वेरिएबल मास, उनका डायनामिक मास हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन ये जो फोटोन है, ये तो लाइट की स्पीड से ही ट्रेवल करता है। फोटोन रहा, तो जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लग जाती है वो डायनामिक मास में ना, तो मैं इसलिए उसको अवॉइड कर रहा था। ठीक है, तो रेस्ट मास मतलब जो सिंपली बिना वेलोसिटी के जो अपन कंसीडर करते हैं ना, वेलोसिटी वाले फैक्टर को ना कंसीडर करते हुए जो मास होता है, दैट इज रेस्ट मास। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों को ये बेसिक्स इसके समझ में आए होंगे। अगली क्लास में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करते हैं, एक क्लास में खत्म भी हो जाएगा। अगर ये समझ में आ जाता है तो एक क्लास में खत्म भी हो जाएगा। चलो भाई, मिलते हैं फिर ना, बाय बाय।